सुबह सुबह हमारे घर जो दूध का ग्लास पहुंचता है, देखने में तो बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस एक ग्लास के पीछे की कहानी क्या है? खासकर दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश यानी भारत में इसकी यात्रा कितनी कितनी उलझी हुई हो सकती है। तो आज हम इसी सफर को समझने निकले हैं। हम देखेंगे कि दूध की कीमत आखिर तय कैसे होती है और ये पूरा सिस्टम लाखों छोटे किसानों की जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, नंबर 1। पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में भारत आज पहले पायदान पर है। अब ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये उस बहुत बड़े सिस्टम का पैमाना है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, हर साल 23 करोड़ टन से भी ज्यादा दूध। ये इतना है कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश इसके आसपास भी नहीं आता। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोचिए, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ सिस्टम, और इसमें ज्यादातर किसान कौन है? वो जिनके पास सिर्फ 2 या 4 जानवर हैं। तो ऐसे में इन छोटे किसानों को उनके दूध का सही दाम मिले, ये कैसे पक्का किया जाता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक और लॉजिस्टिक पहेली है, जिसे भारत ने, सच कहूं तो, एक बहुत ही अनोखे तरीके से सुलझाया है। तो ये पहेली आखिर सुलझी कैसे? देखिए, इसकी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस दौर में चलेंगे जब बिचौलियों का बोलबाला था। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक सहकारी क्रांति, एक कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन ने सब कुछ पलट के रख दिया। इसके बाद हम समझेंगे कि दूध की कीमत सिर्फ लीटर के हिसाब से नहीं बल्कि साइंस के हिसाब से कैसे तय होती है। और हाँ, इस पूरे बदलाव यानी श्वेत क्रांति का असर कितना जबरदस्त था, ये भी देखेंगे। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज के डिजिटल जमाने में ये सफर किस मोड़ पर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, बिचौलियों का मायाजाल। देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट से पहले की जो दुनिया थी ना, उसमें दूध बेचने वाले लाखों छोटे किसानों की हालत बहुत ही मुश्किल थी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, और बस इसी एक मजबूरी का जमकर फायदा उठाया जाता था। जरा उस दौर के एक किसान के नजरिए से सोचकर देखिए। आपके पास एक ऐसी चीज है जो कुछ ही घंटों में खराब हो जाएगी, और आपके पूरे गांव में उसे खरीदने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, बिचौलिया। क्या आप उससे मोलभाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो हकीकत थी। वो बिचौलिया जो दाम तय करता, वही फाइनल होता। फिर शहर पहुंचते पहुंचते वही दूध न जाने कितने और हाथों से गुजरता था, और हर कोई अपना कट, अपना मुनाफा निकालता था। और आखिर में किसान के हाथ में क्या आता था? बस थोड़ा सा हिस्सा। और बस यहीं पर हमें डेयरी की 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ थी ये बिचौलियों की दुनिया, जहां कोई नियम कानून नहीं था, किसान के हाथ में कोई पावर नहीं थी। और फिर एक दूसरी दुनिया बनी, सहकारी समितियों की दुनिया। यहाँ साइंस था, पारदर्शिता थी और क्वालिटी सबसे ऊपर थी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? यहाँ किसान सिर्फ दूध बेचने वाला नहीं था, वो इस पूरे सिस्टम का मालिक था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस शोषण की कहानी को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, जब कोई किसान सीधे सीधे कस्टमर को दूध बेचता है तो लगभग सारा का सारा पैसा उसकी जेब में जाता है। लेकिन जैसे ही बीच में ये बिचौलिए आ जाते हैं, किसान का हिस्सा घटकर सिर्फ 50 से 75% रह जाता है। मतलब एक बड़ा हिस्सा बीच वाले खा जाते थे। और बस इसी अन्याय को खत्म करने के लिए एक नए मॉडल की बहुत सख्त जरूरत थी। तो इस शोषण को खत्म करने के लिए जो हल निकला, वही हमारी कहानी का दूसरा और सबसे अहम मोड़ है, एक सहकारी क्रांति। ये उस एक क्रांतिकारी आइडिया की कहानी है जिसने भारत के डेयरी किसानों की दुनिया ही बदल दी। और उस आइडिया का नाम था आनंद पैटर्न। देखिए, इस क्रांति का सफर इन 3 बड़े पड़ावों से होकर गुजरा। शुरुआत हुई 1946 में, जब गुजरात के कुछ किसानों ने हिम्मत दिखाई, एक साथ आए और अमूल की नींव रखी। फिर आया साल 1965, जब इस मॉडल की कामयाबी सबने देखी तो वर्गीज कुरियन जैसे महान लोगों की लीडरशिप में एनडीडीबी बनाया गया। मकसद, इस सफलता को, इस आनंद पैटर्न को पूरे देश में फैलाना। और फिर 1970 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन फ्लड, जिसने इस छोटे से आंदोलन को एक राष्ट्रीय क्रांति में बदल दिया, जिसे आज हम सब श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्टम बना ना, ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं था। नहीं, ये एक मिशन था। इसका मकसद बहुत साफ था, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराना और उन्हें उनकी मेहनत का असली मालिक बनाना।
इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी इसकी बनावट में ही है। यहाँ किसान सिर्फ दूध नहीं बेचता, वो पूरे सिस्टम का मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, बिचौलियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। दूध इकट्ठा करने से लेकर उसे प्रोसेस करने और बेचने तक सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से होता है। और बात सिर्फ दूध खरीदने बेचने की नहीं है। ये मॉडल किसानों को उनके पशुओं के लिए डॉक्टरी मदद, अच्छा चारा और सबसे बड़ी बात, साल भर दूध बिकने की गारंटी भी देता है। इसने ग्रामीण भारत में खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। चलिए, ये सहकारी ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं था। दूध का सही दाम, फेयर प्राइस मिलेगा कैसे? और इसका जवाब सिर्फ इस बात में नहीं था कि दूध कितने लीटर है, बल्कि इस बात में था कि उस दूध की क्वालिटी कैसी है। और इसे नापने का तरीका था साइंस। इस सिस्टम को कहते हैं 2 एक्सिस प्राइसिंग। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही स्मार्ट वैज्ञानिक तरीका है। इसमें दूध की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसमें 2 जरूरी चीजें कितनी हैं। एक तो है फैट यानी वसा, और दूसरा है एसएनएफ यानी सॉलिड नॉट फैट, मतलब फैट के अलावा जो बाकी ठोस पदार्थ हैं। देखिए, पहले के सिस्टम में क्या होता था? सिर्फ फैट देखा जाता था। इसका नतीजा ये होता था कि भैंस के दूध को ज्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है, और गाय पालने वाले किसानों को नुकसान होता था। लेकिन इस नए फैट प्लस एसएनएफ सिस्टम ने सब बदल दिया। ये न सिर्फ गाय और भैंस दोनों के दूध का सही सही दाम देता है, बल्कि एक और कमाल की चीज करता है। अगर कोई दूध में पानी मिला दे तो एसएनएफ की मात्रा अपने आप कम हो जाती है और मिलावट पकड़ी जाती है। मतलब ईमानदारी का पूरा पैसा और बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। तो असल में ये हिसाब होता कैसे है? चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान के दूध में 4% फैट है और 8% एसएनएफ है। अब फैट का एक तय रेट है, मान लीजिए 370 रुपये प्रति किलो। तो 4% के हिसाब से फैट के मिले 14 रुपये 80 पैसे। इसी तरह एसएनएफ का रेट है 247 रुपये प्रति किलो, तो 8% के हिसाब से उसके मिले 19 रुपये 76 पैसे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसान को प्रति लीटर दूध का दाम मिला 34 रुपये 56 पैसे। एकदम साफ, पारदर्शी और पूरी तरह से वैज्ञानिक। तो ठीक है, हमने मॉडल समझ लिया, दाम तय करने का तरीका भी देख लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, इसका जमीन पर असर क्या हुआ? असर इतना जबरदस्त था कि उसे एक नाम दिया गया, श्वेत क्रांति। इसने भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सुपर पावर बना दिया। 58%, 58%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये पिछले सिर्फ 9 सालों में भारत के दूध उत्पादन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी है। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस सहकारी मॉडल ने जमीनी हकीकत को कितना बदल दिया है। और ये जो आंकड़े हैं, ये उस ग्रोथ को और भी साफ साफ दिखाते हैं। 2014-15 से लेकर 2022-23 तक दूध उत्पादन में एक जबरदस्त उछाल आया है। ये आंकड़े इस बात की कहानी सुनाते हैं कि जब लाखों छोटे छोटे किसानों को एक साथ एक सिस्टम में लाया जाता है, तो उसकी कलेक्टिव पावर, उसकी कलेक्टिव ताकत क्या हो सकती है। और ये जो क्रांति हुई, ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं रही। आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्य दूध उत्पादन में देश को लीड कर रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो आणंद पैटर्न गुजरात में शुरू हुआ था, वो पूरे देश में कामयाब हुआ। श्वेत क्रांति एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और आज भारत का डेयरी उद्योग एक नए डिजिटल युग में खड़ा है, जहां नई चुनौतियां भी हैं और नए समाधान भी। आज की चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। बाजार में कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। पूरी सप्लाई चेन को संभालना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, और अब सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो इन चुनौतियों का जवाब क्या है? एक बहुत बड़ा जवाब है टेक्नोलॉजी। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये छोटी सी मशीन गांव के कलेक्शन सेंटर पर ही कुछ ही सेकंड्स में बता देती है कि दूध में फैट और एसएनएफ कितना है। इससे क्या होता है? पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और किसानों का सिस्टम पर भरोसा और भी पक्का हो जाता है।
और टेक्नोलॉजी में इससे भी एक कदम आगे हैं ये ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स। ये तो एक तरह का ऑल इन वन सिस्टम है। ये दूध का वजन करता है, उसकी क्वालिटी जांचता है, कीमत का हिसाब लगाता है और किसान के खाते में सारी जानकारी भी दर्ज कर देता है, सब कुछ अपने आप। ये टेक्नोलॉजी विश्वास और काम करने की रफ्तार दोनों को एक नए लेवल पर ले जाती है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो पूरा सहकारी मॉडल था, ये छोटे किसानों को ताकत देने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियां भारतीय बाजार में आ रही हैं, तो क्या ये अनोखा सामाजिक आर्थिक मॉडल इतने कड़े कंपटीशन में टिक पाएगा? क्या ये आगे भी फलता फूलता रहेगा? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में भारतीय डेयरी का भविष्य तय करेगा।